नमस्ते। अभी क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिस समय की जाति जनगणना अगले 2 महीने के अंदर में होगी या नहीं होगी ये तय होना है। जनगणना का वर्ष है। ऐसे तो फरवरी में जनगणना हो जाती, 1 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी के बीच में हर 10 साल पर जनगणना होती है। तो अगर सब कुछ ठीक चलता रहा होता तो इस समय जनगणना पूरी हो चुकी होती और जाति का प्रश्न होता या नहीं होता ये हल हो चुका होता। क्योंकि ये कोविड का साल है, कोरोना और काफ़ी असर माना जा रहा है, सरकार ऐसा मानती है और इस वजह से जनगणना का कार्य थोड़ा पीछे हो गया है। इसलिए हम लोग आज इस बारे में बात कर रहे हैं, वरना अब तक ये इशू सेटल हो चुका होता। इसमें जो आप जानते हैं जहाँ तक, वहाँ तक की बात मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मोटे तौर पर जनगणना के बारे में इस समय जानते हैं कि क्या है। इसका इतिहास भी चूँकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा कि हिस्ट्री क्या है और कब शुरू हुई। ये मोटे तौर पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारे लोग जो सुन रहे हैं वो प्रबुद्ध लोग हैं, जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इसको आप समझते हैं कि जनगणना का भारत में मोटे तौर पर इतिहास क्या है। जो हम लोग जनरली पॉलिटिकल साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी लोग भी जनरली जानते हैं कि क्या है। एक प्रश्न जो इस बीच में आया है और इसके बारे में ही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ और एक बार मैं आप चूँकि काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं तो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको वीडियो को शेयर कर लें। अगर आपके लिए ज़रूरी है तो जाहिर है कि आपके मित्रों के लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी ये ज़रूरी होगा। तो अभी एक जो इस जनगणना में लगभग माना जा रहा है कि कुल मिलाकर 41 या 42 क्वेश्चन होंगे और अगर जाति का प्रश्न आ जाता है तो शायद 42 क्वेश्चन पूरी जनगणना में होंगे। हाउस लिस्टिंग और जो एक एक व्यक्ति की गिनती होती है, 2 चरणों में होती है जनगणना, तो इसमें कुल मिलाकर मान लीजिए मोटे तौर पर कि 40 के आसपास प्रश्न होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 41 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। अगर कास्ट इंक्लूड हो जाता है तो शायद 42 प्रश्न उसमें होंगे। तो अब क्योंकि डिमांड जो है और सरकार कैसे हैंडल कर रही है, इसके बीच का एक गैप देखिए क्या है। डिमांड क्या है कि भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए। जैसे कि भारत में धर्म की जनगणना होती है, भाषा की जनगणना होती है, कच्चा मकान पक्का मकान इसकी जनगणना होती है, कितने जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुष या जो अपना एक तीसरा जेंडर है उसके कितने लोग हैं इसकी जनगणना होती है। तो ये किसके पास ज़मीन है नहीं है, किसने माइग्रेट किया है नहीं किया है, सारे पैरामीटर्स पर जनगणना होती है। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि जाति की जनगणना हो, ये डिमांड यही है, इस मांग इसकी यही है। और मांग से भी बड़ा जो आपको मंडल कमीशन रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों में है कि आपको जाति की जनगणना करा लेनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ों के बगैर आपको पॉलिसी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये जो प्रश्न है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसका मतलब कि भारत की एक जाति का कॉलम होगा, जनगणना कर्मी आपके घर में आएगा, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत मिले हुए प्राधिकार के तहत आपके घर पर आएगा और आपसे विभिन्न जानकारियाँ लेगा। आप किस धर्म के हैं, उसमें आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, ये भी कॉलम है। ये कॉलम में आपका किसी एक में वो टिक करेगा। इसी तरह से भाषा में उसके पास सारी भाषाएं होंगी, उसमें से किसी एक भाषा पर वो टिक करेगा। उसी तरह से डिमांड ये है और मंडल कमीशन का भी ये कहना है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि जो कास्ट का एक कॉलम होना चाहिए और इसके आधार पर आप जो भी व्यक्ति अपनी जो भी जाति बताता है उसको आप उस पर टिक कर दीजिए। बाद में उसको कैटेगरी में डाल सकते हैं आप कि इस कास्ट को आप कहाँ डालते हैं। और ये चूंकि हर राज्य की अलग अलग लिस्ट है तो अलग अलग कैटेगरीज में वो लोग चले जाएंगे। तो ये है मूल प्रश्न कि कास्ट की गिनती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसको लेकर मेरे 2-3 बार, क्योंकि आपको हमने वीडियो बताया है और कई बार 1 घंटे 1.5 घंटे पर भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, तो उस पर मैं नहीं जाता हूं ज़्यादा डिटेल। मोटे तौर पर आप समझिए कि 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से जाति की जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। पहला प्रश्न, कास्ट की गिनती इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारत में कास्ट बेस्ड पॉलिसीज़ हैं। एससी को कितनी सीटें जानी हैं, एसटी को कितनी जानी है,
उनके डेवलपमेंट का फंड कितना होगा, स्कॉलरशिप कितनी होगी, ओबीसी का डेवलपमेंट फंड है, ओबीसी स्कॉलरशिप है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, अब तो ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन है, उनके लिए पॉलिसीज़ हैं। तो भारत की हर जाति, चूंकि उसके लिए सरकार की पॉलिसीज़ है, हर जाति के लिए आरक्षण है, तो आप बगैर आंकड़ों के इन पॉलिसीज़ को कैसे चला सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि सेंट्रल का बजट है ओबीसी को कि 7,000 करोड़ रुपए देने हैं, तो हर राज्य को आप कैसे देंगे अगर हर राज्य के ओबीसी का आंकड़ा आपके पास नहीं है। तो जाहिर है कि आप अंदाज से कुछ कुछ दे देंगे, तो ये इस तरह से पॉलिसीज नहीं चल सकती है। तो कास्ट का आंकड़ा आपको चाहिए ताकि आप नीति बना सकें, पहला मामला। दूसरा मामला, कास्ट का को लेकर और कई सारी जातियां खुद को ओबीसी में इंक्लूड करने की, शामिल होने की कोशिश कर रही है। इसमें बड़े जो आंदोलन है वो केंद्रीय लिस्ट में आने के लिए जाटों का आंदोलन, मराठा आरक्षण जो राज्य के आरक्षण में मुख्य रूप से और फिर केंद्र के आरक्षण में आना चाहते हैं, पटेल और पाटीदार का आरक्षण जो गुजरात का है, कपू आरक्षण जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। ये बड़े बड़े आंदोलन है, मतलब इसमें लाखों लाख लोग, 10-10 लाख लोग इसमें शामिल हुए हैं और वो ओबीसी कैटेगरी में आना चाहते हैं। जब ये आंदोलन करते हैं तो उनको मालूम है कोई आंकड़ा नहीं है, तो वो अपने दम पर ताकत लगाकर आंदोलन करके अपनी मांग को पूरा कराना चाहते हैं। बदले में सरकार क्या करती है, सरकार आमतौर पर लाठी चलाती है, गोली चलाती है। एक एक आंदोलन में 30-30, 40-40 लोग मरते हैं। तो अगर आपके पास आंकड़ा होता तो आप कह सकते थे कि एक्स जाति आपके इतने लोग हैं कुल, और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आपकी इतनी हिस्सेदारी है, आपका इतना पिछड़ापन है, आपको हर आरक्षण दे देंगे या नहीं देंगे। अगर आपके आंकड़े होते तो ये सवाल इस तरह से हल होता। अब आंकड़े नहीं है तो आप गोली और लाठी से इसको हल कर रहे हैं। तो ये दूसरा मामला है जिसकी वजह से आपको आंकड़े चाहिए। तीसरा मामला, अभी आपने केंद्र सरकार ने ये माना कि ओबीसी आरक्षण का जो लाभ है वो कुछ जातियों को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है, इसके लिए हम उसका बंटवारा करेंगे, 2 या 3 कैटेगरी में बांटेंगे। अभी जैसे उन्होंने एक रिपोर्ट लीक कराई अपनी कि ये जो 5 जातियां हैं ये इनको ओबीसी आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला, उसमें कुर्मी है, यादव है, वो कलिगा है, ये 4-5 जातियां, आपने अखबारों में पढ़ी होगी वो खबर। अब मान लीजिए कि ये जब कह रहे हैं कि कुर्मी जाति को ने आरक्षण का ज्यादा लाभ उठा लिया है, तो एक फिगर होगा कि टोटल सरकारी नौकरियां 100 हैं, इसमें से अब 5 कुर्मी आ गए हैं। तो अगर आपके पास अगर ये आंकड़ा नहीं है कि कुर्मी कितने हैं, ये भी तो संभव है कि यूपी में कुर्मी 6% है, 7% है, तो अगर 5% उनको सरकारी नौकरी मिल गया तो आप कैसे कह सकते हैं ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। और इसको आप जबरदस्ती लागू कराएंगे तो भारत में जाति युद्ध छिड़ जाएगा। ये आप जबरदस्ती इसको लागू नहीं करा सकते हैं कि इस जाति ने अब ज्यादा ले लिया और इसको हम बाहर कर देंगे या इसको हम छोटी कैटेगरी में डाल देंगे। इसके लिए आपको आंकड़े चाहिए। तो ये तीसरा मामला जिसकी वजह से आपको जनगणना में जाति के आंकड़े चाहिए। चौथा मामला, जो कोर्ट में तमाम तरह के आंकड़े जो केसेस चल रहे हैं और बार बार आरक्षण का प्रश्न जो एक सवाल के दायरे में आ जाता है और उसमें कोर्ट फिर मांगता है कि आंकड़े कहाँ हैं, और सरकार कहती है हमारे पास तो आंकड़े हैं नहीं, हमारे पास 1931 के आंकड़े हैं। तो ये जो सरकार एक तमाशा उन्होंने बना रखा है, इसका भी अंत तभी होगा जब इनके पास आंकड़े होंगे। और अब एक 5वां सवाल और आ गया है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर में, जो ईडब्ल्यूएस मतलब SC ST OBC के अलावा जो बाकी जातियां हैं, उसका आरक्षण लागू हो गया है। तो इसमें भी तो सवाल आएगा कि उसमें से किस जाति ने ज्यादा ले लिया, क्या ईडब्ल्यूएस को भी 2 हिस्से में बांटा जाएगा, क्या उसमें भी कोई बाइफर्केशन या ट्राइफर्केशन की जरूरत है। तो ये प्रश्न भी तभी हल होगा जब आपके पास जाति के आंकड़े होंगे। तो ये 4-5 बड़े सवाल हैं जो आप जाति के आंकड़ों के बगैर हल नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप आंकड़े इकट्ठा न करें। तो आंकड़े आप इकट्ठा करते हैं। अमेरिका में भाई ब्लैक्स है, हिस्पैनिक्स है, एशियन अमेरिकन है, अमेरिकन इंडियंस हैं, आइलैंडर्स हैं, सबका आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। दुनिया में ऐसे ही होता है। मतलब आपको फ्रांस की जनगणना आप देख लीजिए, तमाम जनगणना पे, चूंकि मैंने एक डिटेल किताब लिखी है तो मेरे पास उसमें काफ़ी डिटेलिंग है। आप लोग इस समय ये हालांकि सारी की सारी कॉपीज बिक गई हैं, लेकिन ये इसका रिप्रिंट आने वाला है। आप लोग शायद रिवर्स देख रहे होंगे। मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको रिवर्स करके आपको दिखा दूँ। ये किताब है। तो ये हालांकि दोबारा इसको रिप्रिंट कराने की इसकी कोशिश हो रही है। तो ये जो जाति का प्रश्न है, इन 4-5 बड़ी वजहों की वजह से आपको जाति के आंकड़े चाहिए, वरना इस देश में सारे सवाल जाति के जो हैं वो आंदोलन से और सरकार की लाठी गोली से हल होते हैं। अच्छी बात नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में आप आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि भाई एक्स जाति आप आरक्षण मांग रहे हो, ऑलरेडी आप सरकारी नौकरी में ऑलरेडी इतने हो, शिक्षा में आपकी स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आपको नहीं दे सकते हैं।
तो वो जाति भी मान लेगी कि ठीक है भाई, आप जब हम ज़्यादा हैं तो कैसे मान सकते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका है सवालों को हल करने का। लेकिन इसकी जगह पर आप अगर किसको ज़बरदस्ती अगर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वायलेंस लगातार होती है। आप देखिए ना, कोई भी आंदोलन यहाँ पर जब आरक्षण का होता है कितनी वायलेंस होती है। मतलब 5-5 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार करोड़ का नुकसान होता है। रेल पटरी उखाड़ो, रेल पटरी पर जाम लगाओ, क्या क्या हो रहा है। मतलब इसलिए क्योंकि आपके आंकड़े नहीं, और आप ज़बरदस्ती उसको लाठी गोली से हल करने की कोशिश करते हो। तो ये, और 10 साल बाद अभी अगर आपने इकट्ठा नहीं किया तो अब आपको अगला मौका कब आएगा? 2031 में। 10 साल तक आप फिर ये बिना पॉलिसीज बनाते रहेंगे बगैर आंकड़ों के। तो ये है। अब मैं बातचीत के उस हिस्से में आ रहा हूँ जिसके लिए हमने आपको निमंत्रित किया है। और शुरुआत में क्योंकि हमने बैकड्रॉप दे दिया है जो लोग आए थे पहले उनके लिए, और अब चूंकि ऑलरेडी 450-500 लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर बटन दबा दें ताकि आपके उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिसको आपको लगता है कि उन तक पहुंचना चाहिए। तो अब 2 सवाल हैं, कि बल्कि एक ही सवाल है कि जो जनगणना होगी उसमें कास्ट की गिनती होगी या ओबीसी की गिनती होगी। ये बल्कि 3 सवाल हैं कि जनगणना जैसी है वैसी ही होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा, ओबीसी की जनगणना होगी, SC/ST की पहले से होती है। तीसरा, कि सारी जातियां गिनी जाएंगी। अब ये जो विवाद है कि अगर आप ओबीसी की जनगणना करेंगे तो मैं क्या क्या समस्याएं आएंगी वो मैं बता रहा हूं आपको। अभी तक देखिए, भारत में जाति जनगणना कभी बंद नहीं हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि SC/ST की जनगणना होती है। आपका एक कास्ट का कॉलम होता है, उसमें अगर आप SC/ST हैं तो आपसे फिर पूछ लिया जाता है कि आप किस जाति के हैं। ठीक है, तो अब आपको कह रहे हैं कि हम उसमें एक कैटेगरी और डाल देंगे कि आप ओबीसी के हैं कि नहीं, और उनकी संख्या बता दीजिए। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा है कि आप हर जाति से पूछ लीजिए कि आप किस जाति के हैं, और उसके बाद आप उससे जुड़े सारे सवाल पूछ लीजिए, उनकी शैक्षणिक स्थिति वगैरह। तो इसमें ओबीसी जनगणना का सवाल अभी मुझे लगता है कि बीजेपी षड्यंत्र के तौर पर ये कर सकती है कि हम जाति जनगणना नहीं कराते हैं, ओबीसी की गिनती करा लेते हैं। मतलब कि भारत का जो एक तरह से प्रभु वर्ग है, इलीट्स हैं, उसको आप मत देखिए कि उसको कितना हिस्सा मिला, वहाँ पर क्या हो रहा है, उस पर आप नज़र मत डालिए। जो पीड़ित हैं उनको देख लेते हैं, बाकी इनका आंकड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी तो दिक्कत ये आएगी कि EWS का जो प्रश्न है, क्योंकि आपने भारत की सवर्ण जातियों को, मतलब नॉन SC/ST OBC जातियों को, हालांकि सवर्ण की अलग अलग परिभाषाएं हैं जो, लेकिन आप मोटे तौर पर नॉन SC/ST OBC जो हैं वो EWS हैं, उसको आप कितना आरक्षण देंगे? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सरकार इसमें आंकड़ा मांगेगी कि आपके पास आंकड़े कहाँ हैं। तो ये आंकड़ा नहीं होगा तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे? मतलब आप इसको ज़बरदस्ती हल करने की कोशिश करेंगे, आप बुलडोज करेंगे। EWS ये भी तो हो सकता है कि भारत में नॉन SC/ST OBC की कुल संख्या सिर्फ 5% हो। ये भी हो सकता है कि उनकी संख्या 50%, नहीं मालूम। तो आपने उनको 10% ही आरक्षण क्यों दिया? 7% क्यों नहीं दिया? और 12% क्यों नहीं दिया? 15% क्यों नहीं दिया? तो आप बिल्कुल, मतलब आंख में पट्टी बांध के आप पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये आपको एक तो पहले दिक्कत आएगी। दूसरा ये कि आप तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे? मतलब भारत में अब 3 कैटेगरीज हो गई मोटे तौर पर, SC, ST, OBC, और चौथी कैटेगरी आपकी हो गई जिसको आप EWS कैटेगरी या सुदामा कोटा जिसको बोल रहे हैं, या नॉन SC/ST OBC कोटा जो है, कैटेगरीज हैं ये हैं। अब ये 4 कैटेगरीज में आपको अगर ये कैटेगरी की काउंट ही नहीं करेंगे तो इसमें और इसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे कि ये ज़्यादा लाभान्वित है, ये कम लाभान्वित है, ये उससे कम लाभान्वित है, और फिर पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम जातियों के आंकड़े इकट्ठा करें। OBC सेंसस जो होगा वो फिर बहुत ही जम्बल्ड हो जाएगा। असल में इसमें देखिए दिक्कत क्या होगी। अब किसी एक राज्य में कोई एक जाति OBC है, दूसरे राज्य में OBC नहीं है। सेंट्रल लिस्ट में वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप जब पूछेंगे OBC है कि नहीं, तो X जाति जो किसी राज्य में OBC है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में OBC में नहीं है, वो अपने को क्या बताए? इसके अलावा आपने जब OBC उससे पूछा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपेक्षाकृत कम जागरूक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। वो कहेंगे OBC क्या होता है, हमें तो नहीं मालूम। भाई OBC नहीं है तो पता चलेगा कि OBC की संख्या घट के आ गई इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खुद को OBC बताया ही नहीं। लेकिन हर आदमी अपनी जाति जरूर बता देता है। भारत है, भारत में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी जाति नहीं बता सकता है।
चाहे उसके 5 पीढ़ियों से अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी जाति निश्चित रूप से भारत में बता देने की स्थिति में भारत में है। कम से कम हिंदू, मुस्लिम, सिख इनमें तो बहुत, और ईसाई इनमें तो बहुत स्पष्ट रूप से जाति की विभाजन है, और अपनी जाति जानता है हर आदमी। वो कास्ट जाति का विज्ञापन देता है, जातियों के साथ दोस्ती करता है, तो कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं है। कल संडे है ना, कल आप अपने शहर के अखबार पलट के देखिए ना, सैकड़ों विज्ञापन आएंगे, मैं इस जात का हूँ, मुझे इस जात में किसी को दूल्हा चाहिए, किसी को दुल्हन चाहिए। तो कास्ट तो हर आदमी अपने अपने ढंग से उसको बरतता ही है। अगर आप कास्ट पूछेंगे तो वो बता देगा कि मैं एक्स जाति का हूँ, लेकिन आप किसी आदमी से पूछेंगे क्या आप ओबीसी हो, तब वो हो सकता है कि बता पाए, नहीं बता पाए। अगर वो शिक्षा से दूर है तो वो कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पास ये जानकारी नहीं है। तो ये असल में एक बहुत ही पूरे आंकड़े को वो बिगाड़ देगा और अस्त व्यस्त कर देगा। और इस तरह से आप एक्स कैटेगरी को गिनोगे और नहीं गिनोगे, अमेरिका में आप ब्लैक्स को गिनो और वाइट को न गिनो, तो ऐसा तो होता नहीं ना। मतलब ये तरीका नहीं है। आपको सारी जातियों को बगैर गिने आप कास्ट सेंसस अगर करेंगे तो बहुत गलत आंकड़े आएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलेगा, पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। तो कृपया इसको उस तरह से न करें। और निश्चित रूप से आप अच्छा तरीका यही है कि सारी जातियों को गिने। भाई 10 साल बाद मौका आएगा, अगर आपने अभी नहीं गिना तो आप 10 साल बगैर फिर आंकड़ों के, मतलब आप 1931 का आंकड़े के बेसिस पे 2031 में पॉलिसी बना रहे होंगे। मतलब आप सोचिए, मतलब जिस सिचुएशन को सोचिए कि आप उसके बीच में आपका देश विभाजित हो गया, इतना माइग्रेशन हुआ, अर्बन रूरल का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया शहरीकरण की वजह से, इतने लोग विदेश चले गए, तमाम और लोग इस बीच में आए जिनको नागरिकता दी गई। तो इतना जहाँ पर चेंजेज हो चुके हैं, कई जातियों ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए होंगे, किसी ग्रामीण और बाकी किसान जातियों में हो सकता है ज़्यादा बच्चे पैदा हों, किसी में कम बच्चे पैदा हों, किसी जातियों ने अपने कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा की हो सकता है शहरी लोगों ने या सवर्णों ने, हो सकता है कि कई जातियां हैं या ट्राइबल्स है जिसमें कि कन्या भ्रूण हत्या लगभग नहीं है। तो ये पूरा आंकड़ा इतना बदल चुका होगा 1931 से। तो 1931 के आंकड़ों के आधार पर आप मतलब 100 साल बाद, 90 साल बाद पॉलिसी बन रही है इस देश में। आप समझिए कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है। तो ये मुझे लगता है कि ओबीसी सेंसस एक बिल्कुल बकवास आइडिया है। योगेंद्र यादव पता नहीं किसको खुश करने के लिए ओबीसी सेंसस कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। मतलब इसका कोई मतलब मैं उनको मेरी अगर कभी इस तरह से इस बीच में बातचीत होगी तो मैं उनसे पूछूंगा भी कि मतलब ओबीसी सेंसस क्या है। मतलब आप एससी गिनोगे, एसटी गिनोगे, ओबीसी गिनोगे, सवर्ण छोड़ दोगे। मतलब ये ऐसे ये मतलब ये सोशियोलॉजी और ये पॉलिटिकल साइंस मतलब आपने पढ़ा है क्या? मतलब ये क्या तरीका है? आने दीजिए, सारे लोग अपनी जातियां बताएंगे। भाई मुझे जनगणना का कॉलम आएगा, अगर मैं अपनी जाति को सही नहीं बताऊंगा तो मेरी जाति की संख्या घट जाएगी। इसलिए हर आदमी ईमानदारी से अपनी जाति बताएगा, क्योंकि अगर नहीं बताएगा, मतलब मैं एक्स जाति का हूं और मैंने खुद को वाई बता दिया, तो इसका मतलब मेरी अपनी जाति की संख्या घट गई। और जाति जनगणना के आधार पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट तो बन नहीं रहा है, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता उसमें कि मैंने बता दिया और उसके आधार पर जाकर डीएम या एडीएम या एसडीएम, जहां अलग अलग राज्यों में व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट तो बन नहीं रहा है। तो उसमें और गलत बताने पर उसमें सजा भी है सेंसस में। तो हर आदमी अपनी जाति सही बताएगा और सारे आंकड़े आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े इकट्ठा होने चाहिए। और ओबीसी सेंसस एकदम बिल्कुल बकवास आइडिया है, बिल्कुल मतलब आप उसको कूड़ेदान में फेंक सकते हैं उस आइडिया को बहुत आसानी से। और कास्ट सेंसस ही जरूरी है, क्योंकि अब इस समय भारत में हर जाति के लिए पॉलिसी है, हर राज्य में है। अब ब्राह्मण विकास बोर्ड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आपको पता ही नहीं ब्राह्मण कितने हैं, कितना उनको देना है, कितनी स्कॉलरशिप, कितना डेवलपमेंट फंड के लिए देना है, कितना लोन देना है, कुछ नहीं पता। आप पॉलिसी पे पॉलिसी बनाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों के लिए बगैर आंकड़ों के। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है। इसमें जो बहुत सारे लोग प्रिंशु वर्मा और कई सारे लोग, रविंद्र कश्यप, ये कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला मैं उठाऊं। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, आप सब लोग इसको अगर पॉलिटिकल मुद्दा बनता है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि इसकी वजह से उनको नफा या नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे को आप लोग कम से कम फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए गाँव तक और लोगों तक ले जाएं। मुझे लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर 18 से 19,000 शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं,
बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को अगर उठाएंगे आप लोग, अल्टीमेटली यूपी के लोगों को ही उठाना पड़ेगा, बाकी हम जैसे लोग समर्थन ही कर सकते हैं। तो मेरा समर्थन सैनी साहब भी कह रहे हैं, शक्ति सिंह सैनी की शिक्षक भर्ती मुद्दे पर, आरक्षण मुद्दे को समर्थन कीजिए महोदय। देखिए समर्थन मेरा है, लेकिन अल्टीमेटली जो मूवमेंट है जिसको जो इसमें बेनिफिटेड होंगे 18,000 लोग जिनको नौकरियां मिलने वाली हैं, और एक बार ये पॉलिसी के तौर पर तय होगा तो सारी नौकरियों में फिर ये लागू हो जाएगा कि जो भी कट ऑफ से ऊपर है वो जनरल कट ऑफ से ऊपर है, जो अन रिजर्व कट ऑफ से ऊपर है वो जनरल में काउंट होने लगेगा। तो पूरे यूपी के लिए बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जरूरी मामला है। आप लोग इसको ईमानदारी से अगर लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये हासिल हो सकता है। और इसमें एक और आखिरी चीज़ कि जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं लोग कि मीडिया की क्या भूमिका है और किस तरह से कास्ट सेंसस को हो रहा है, तो मोटे तौर पर इस पर मैं अलग से कल या परसों एक अलग से वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। आखिरी जानकारी कि ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, इसमें इसका अगर कोई भी चैनल इस्तेमाल करना चाहता है तो इसमें मुझे कोई आर्थिक कोई लाभ देने की आपको ज़रूरत नहीं। आप इसका इस्तेमाल कर लें, अपने ढंग से ट्रीट करके करें, जैसा भी करना चाहें करें। ये आपका वीडियो है, मेरी इसमें कोई, मैं इसको कॉपीराइट, इसमें जो क्लेम है वो मैं इसमें छोड़ता हूँ। ये बात का हिस्सा आप उसमें शामिल कर लीजिएगा अपने वीडियो में। तो ये कॉपीराइट फ्री वीडियो है, आप जैसे भी चाहें इस्तेमाल कर लें। और आपसे एक आखिरी निवेदन कि अगर आपने देख लिया है या देख रहे हैं तो इसके बाद आप इसको शेयर कर लें। मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी मुद्दा है ओबीसी सेंसस या कास्ट सेंसस। इसमें मेरा पक्ष बहुत स्पष्ट है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। ओबीसी सेंसस एक बेकार आइडिया है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई वो साइंटिफिक नहीं है, और उसमें बहुत दिक्कत होगी। वो जैसे वो उन्होंने किया था ना कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बीपीएल सेंसस के साथ मिला के, और आंकड़े आज भी रिलीज नहीं हो पाए। 4,893 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। तो उसी तरह का हो जाएगा ये। ओबीसी सेंसस के नाम पर ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और कोई आंकड़ा रिलीज नहीं करेंगे। तो ओबीसी सेंसस बकवास है। आप सारे लोग अगर समर्थन कर ही रहे हैं तो कास्ट सेंसस का कीजिए, ओबीसी सेंसस का विरोध करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके ज़्यादातर सवालों को मैंने देख लिया है, लेकिन यह है कि अब इस पर मैं आप लोगों को बाद में एक और कभी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में उसको अपने जो भी ओपिनियन है उसको मैं शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सब लोग अच्छे से रहें। आप लोगों का रविवार बहुत अच्छे से बीते। शुक्रिया।